हेलो बच्चों, कैसे हो। ये लेक्चर नंबर 9 में लेकर के आ रहा हूँ एसिड बेस एंड साल्ट के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात जो करा था सभी टाइप्स ऑफ साल्ट के बारे में, उसके आगे में एक नोट पॉइंट हम लोग लिखेंगे आज सबसे पहले। देखो, नोट पॉइंट में हम क्या बोलने जा रहे हैं। तो पहला नोट पॉइंट का यह है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, कैसा एसिड रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और प्लस जो बेस रहेगा वह भी, अगर बेस जो भी रहा वो भी स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, ठीक है, तब ये जो फॉर्मेशन करेगा ये कैसा रहेगा। एसिड है और बेस है तो जान रहे हो कि साल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो भी बनेगा साल्ट वो कैसा साल्ट होगा, नॉर्मल साल्ट। और नॉर्मल साल्ट होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो pH होगा वो किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। तो ये आपको देखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस अगर रहेगा तो नॉर्मल साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड पॉइंट में हम लोग नोट का क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग रहा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, SA स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन जो बेस है वो मान लेते हैं कि वीक बेस है, वीक बेस, तब ये जो फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे देखना है हम लोगों को कि स्ट्रॉन्ग कौन है। तो जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो अपना प्रभाव को छोड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एसिड है तो यहाँ पे जो साल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक साल्ट होगा। ठीक है, कैसे पहचानेंगे ये सब पिछले लेक्चर में हमने बात किया हुआ है। अब एसिडिक है तो इसका जो pH होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 7 से कम या 7 से ज़्यादा। तो हम लोग जानते हैं कि एसिडिक 1 2 3 4 7 से नीचे वाला रहता है, यानी लेस देन क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, वही तीसरा बात अगर करेंगे, मान लेते हैं कि एसिड ही वीक है, यानी वीक एसिड है, और दूसरा जो बेस है वो मान लेते हैं कि कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस ताकतवर ज़्यादा हो गया, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो साल्ट बनेगा वो कैसे नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। और जो इसका pH होगा वो बेसिक है तो कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात मैंने यहाँ पे करा आपसे। अब इसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है कि, इसको छाप लीजिए आप लोग। अब इसके आगे में हम लोग पढ़ेंगे कि साल्ट का फॉर्मेशन, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट वगैरह के बारे में बात करेंगे, यानी सम इम्पॉर्टेंट साल्ट्स। आप हेडिंग दे दोगे, सम इम्पॉर्टेंट साल्ट, सम इम्पॉर्टेंट साल्ट्स। ठीक है, अब देखो, सम इम्पॉर्टेंट साल्ट्स पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, तो एक छोटा सा बात है वो हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में। ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला क्या होता है, NaCl, और इसी को हम लोग और भी क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट। ठीक है, जो हम लोग टेबल साल्ट या टेबल साल्ट भी बोलते हैं, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो गांधी जी सत्याग्रह में बनाए थे अपना, ठीक है, CDM जब स्टार्ट किए थे वो, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो सबसे पहला कार्य वो क्या किए थे, साल्ट का ही फॉर्मेशन किए थे। तो वही वाला खाने वाला नमक है। ठीक है, तो कॉमन सोडियम क्लोराइड के बारे में हम लोग, NaCl के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसको और भी क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट बोलते हैं। अब देखो, इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बोलना चाहूँ तो क्या होगा कि इसका जो मेजर सोर्स होता है कौन होता है, तो सिंपल सा याद रखिएगा, मेजर सोर्स कहाँ पे गांधी जी जाके बनाए थे, मेजर, कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ से कहाँ तक वो यात्रा किए थे दांडी मार्च के लिए। ठीक है, तो मेजर सोर्स इसका क्या होता है, सी वाटर होता है, यानी समुद्र का जो पानी होता है या ओशन का वाटर जो होता है वो होता है इसका मेजर सोर्स। ठीक है, अब बनाते कैसे हैं, तो देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले वहाँ से पानी लेकर के आ जाते हैं, सी वाटर को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि कोई बड़ा सा टब है, इसमें सी वाटर को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद इसको एवेपोरेट होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, सन के अंडर में, यहाँ पे मान लेते हैं कि सन है तो इसके सन के अंडर में एवेपोरेट होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, अब जब एवेपोरेट हो जाएगा तब क्या होता है, यहाँ पे साल्ट बच जाएगा, लेकिन इस साल्ट में ध्यान रखिएगा कि इम्प्यूरिटीज़ भी होता है। ठीक है, इम्प्यूरिटीज़ में जैसे क्या क्या हो सकता है, तो इस तरह से याद रखिए कि जब ये फॉर्मेशन होता है, यानी जब वाटर एवेपोरेट कर जाएगा तब
यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ NaCl ही होता है, बहुत सारा साल्ट होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है, तो 2-3 का नाम याद रखिएगा। जैसे कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, लिख दूंगा मैं सारा, पहले सुन लीजिए। कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, यानी यह सब भी रहता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, उसको प्यूरीफाई करना है ताकि खाने योग्य हो सके। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी फॉर प्यूरिफिकेशन जो क्रूड साल्ट यहाँ से हम लोगों को ऑब्टेन हुआ है उसको हम लोग डिजॉल्व कर देते हैं पानी में। किस चीज़ में डिजॉल्व करते हैं, वंस अगेन पानी में डिजॉल्व करते हैं और उसके बाद उसको फ़िल्टर कर लेते हैं। और फिल्टर करने से क्या होगा कि हमारा जितना भी इम्प्यूरिटीज़ है वो हट जाता है। ठीक है, अब जब इम्प्यूरिटीज हट गया तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का गैस जो होता है उसको पास करवा देते हैं। यानी आफ्टर दिस HCl गैस इज पास्ड थ्रू दी सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है वो प्योर सोडियम क्लोराइड वो सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, पूरा आपको रट जाना चाहिए। सबसे पहले आपने क्या किया, एक टब लिया, टब में क्या कर दिए, पानी डाल दिए, सी वाटर को डाल दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग कहाँ रख देते हैं, यानी जो भी टब है वो सूर्य के किरण से क्या होगा, सनरेज जब इस पर फॉल करेगा तो ये वाटर क्या करेगा, इसमें से एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, अब वाटर एवापोरेट हो जाएगा तो हम लोग क्या बोले कि जो बचेगा यहाँ पे उसमें बहुत सारा इम्प्यूरिटी, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ NaCl ही है, उसमें बहुत सारा और भी साल्ट है। कौन कौन सा बोले, 2-3 नाम याद रखने के लिए, कैल्शियम सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, यह सब भी प्रेजेंट रहता है। अब इसको प्यूरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसको जो बचता है यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल, उसको हम लोग मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में क्या कर देते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं। डिजॉल्व करने के बाद उसको क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं। ठीक है, फ़िल्टर क्यों करते हैं, ताकि जो इम्प्यूरिटीज़ है वो हट सके। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला कि HCl गैस को आफ्टर दिस HCl गैस इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन, और इस तरह से कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो प्योर क्रिस्टल होता है या प्योर क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड आउट। ठीक है, और इस तरह से हम लोगों को कॉमन साल्ट ऑब्टेन हो जाता है। किस चीज़ से, सी वाटर से। मैं क्यों बता रहा हूँ इतना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि राइट द फुल प्रोसीजर हाउ कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे अभी लिख दे रहा हूँ, आप लोग छाप लीजिएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, देख लीजिए। मेजर सोर्स होता है कौन सा, सी वाटर। कितना होता है, परसेंटेज ध्यान में रख सकते हैं लिखने के लिए, 2.7 से 2.9% तक का रहता है इसमें कॉमन साल्ट। ठीक है, सबसे पहले सी वाटर इज कलेक्टेड इन ए लार्ज कंटेनर एंड लीव इट अंडर द सन टू एवोपरेट, इतना हो गया। उसके बाद क्या बोले कि जो रिमेन्स होता है, कंटेन क्या क्या करता है इम्प्यूरिटीज़ में, CaSO4 हो गया, Na2SO4, CaCl2, MgCl2, etc. ये सब रहता है। ठीक है, अब प्यूरिफिकेशन के लिए क्या बोले कि द क्रूड साल्ट इज डिजॉल्व्ड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, HCl गैस को पास करवा देते हैं टू गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, द क्रिस्टल ऑफ प्योर NaCl सेपरेट आउट हो जाता है। पूछो कि बाकी कहाँ गया, वो सब जो था, तो देखो जो और सब होता है उसको हम लोग कह सकते हैं यह कि वो सब ज़्यादा सॉल्युबल होने की वजह से, यानी द साल्ट ऑफ क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बीइंग मोर सॉल्युबल इन वाटर रिमेन इन द सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्यूशन में ही रह जाता है। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, तो ये हुआ। और भी एक तरीका है, जैसे कोल का हम, तो ये हुआ, मैं बता रहा था कि ये रॉक साल्ट से भी हम लोग इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एक लाइन और भी इसमें ऐड कर लेना नीचे में, कि इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ रॉक साल्ट, जैसे कोल का प्रोडक्शन होता है ना, उसी तरह से। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अब जो कॉमन सॉल्ट होता है ये कहा जाता है कि एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है केमिकल के लिए। ठीक है, अब कौन कौन सा केमिकल इससे ऑब्टेन होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। तो हेडिंग दे दीजिए क्या, कि सम कॉमन एग्जाम्पल्स, एक मिनट, some common examples of material obtained from common salt। ठीक है,
कॉमन साल्ट। तो ये सब हम लोग का क्या क्या है इसमें पढ़ना हम लोग को, उसके बारे में आ जाएगा। तो सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा में क्या पढ़ना है हम लोग को, तो बेकिंग सोडा, ठीक है। तीसरा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांसेस 50% से ऊपर रहता है, 60-70% कह सकते हो, बेकिंग सोडा। तीसरा में क्या है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। फोर्थ वन में क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। और पांचवा में हम लोग को क्या पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इतना हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहला आप हेडिंग दे दीजिए, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको लिख लेना, ठीक है। तो नाउ हेडिंग दे दीजिए क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी फॉर्मूला क्या होता है इसका, NaOH, ठीक है। ये सब बिल्कुल ध्यान में रखना है कि फॉर्मूला क्या है, उसका कॉमन नेम क्या है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ देता है ये सब। मैं लिख देता हूँ, टेंशन मत लो ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे इसका, कि कॉमन नेम इसका क्या होता है, या केमिकल फार्मूला। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है इसका, NaOH। दूसरा पॉइंट में क्या, कि केमिकल नेम, CN लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, ध्यान रखना है सब। केमिकल नेम क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और तीसरा पॉइंट में कि इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो कॉमन नेम इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। तो ये तीन बात सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद में इसका क्या ध्यान रखना है, तो प्रिपरेशन इसका हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, यानी हाउ इट्स प्रिपरेशन इज़ डन। तो प्रिपरेशन, नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए इसका, प्रिपरेशन। अब देखो इसका प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए बोला जाता है कि हम लोग करते क्या हैं, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या करते हैं, तो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देते हैं। यानी सिंपली क्या बोलेंगे, कि इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी पहले मैं एक लाइन लिख दे रहा हूँ, क्या बोला जा रहा है इसके बारे में, कि इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब ध्यान में रखिएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम लोग बोलते हैं ब्राइन, BRINE, ध्यान में रखिएगा। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज ब्राइन। यानी सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ब्राइन, ठीक है। यानी ब्राइन से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तब किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन इसका लिख देते हैं, कि रिएक्शन इसका क्या होगा। तो देखो क्या बोला गया, कि NaCl है, इसके एक्वस सॉल्यूशन को, एक्वस सॉल्यूशन यानी प्लस H2O क्या पास करवा देते हैं इससे, तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पास करवाते हैं तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, टूटेगा, Na+Cl माइनस H+OH माइनस, तो NaOH हो जाएगा, NaOH और प्लस इसमें Cl और इसमें H प्लस, तो H प्लस और Cl माइनस HCl। अब HCl भी ऐसे ही रहता है, यानी ये H प्लस और प्लस Cl माइनस के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। यानी इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि प्लस, लिख देता हूँ एक लाइन पहले, HCl हो गया, लेकिन ये अनस्टेबल होता है। अब स्टेबल होने के लिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, NaOH प्लस, ये कैसे टूट जाएगा, H2 प्लस Cl2। यानी यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, एक क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ है और एक वाटर सॉल्युबल बेस यानी अल्कली का फॉर्मेशन हुआ है। ये बेस है, वाटर सॉल्युबल है। NaOH कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। तो वाटर सॉल्युबल बेस को हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अल्कली बोलते हैं, और क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे अल्कली और क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए हम लोग इस प्रोसेस को और भी क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे NaOH प्लस क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ है। यानी इसीलिए एक लाइन और क्या लिख देंगे, कि इट इज़
ऑल्सो कॉल्ड क्लोर CHLOR अल्कली, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों हुआ पता चला? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट साइड है उधर में फॉर्मेशन किस चीज़ का हुआ है? अल्कली का और क्लोरीन का, इस वजह से इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स जो यहाँ से हम लोगों को मिलता है इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने के बाद, ये आप ध्यान में रख सकते हो। कौन कौन सा फैक्ट है वो? तो देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हम लोग क्या बोलते हैं कि क्लोरीन जो होता है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करवाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में आप लोग जानते हो कैथोड होता है और एनोड होता है, ठीक है। यानी एक एनोड हो गया और दूसरा कौन हो गया? कैथोड हो गया, ठीक है। तो एनोड पे, जो एनोड होता है वहाँ पे कौन सा गैस आता है? क्लोरीन गैस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और कैथोड जो होता है वो यहाँ पे कौन सा हो जाता है? हाइड्रोजन गैस आ जाता है। एनोड पे क्लोरीन गैस और कैथोड पे कौन सा गैस आ जाता है? हाइड्रोजन गैस आ जाता है। आप बोलो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो किसके नज़दीक में बनता है? तो वो कैथोड के नज़दीक में बनता है। यानी सेकंड पॉइंट में हम लोग, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज लिबरेटेड नियर, या लिबरेटेड या फॉर्म्ड लिख सकते हो, इज फॉर्म्ड नियर कैथोड, ठीक है। ये किसके नज़दीक में बनता है? कैथोड के नज़दीक में बनता है, ठीक है। जिसको और भी हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? इसका केमिकल फार्मूला क्या है? NaOH होता है। कॉमन नेम क्या होता है? तो कॉमन नेम हम लोग क्या बोले? सोडियम केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन नेम क्या होता है? कॉस्टिक सोडा। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? तो उसके लिए क्या बोले कि NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग क्या पास करवा देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं। तो फॉर्मेशन होता है NaOH प्लस HCl। HCl टूट जाएगा कैसे? H2 प्लस Cl2 में। और इसीलिए यहाँ पे एक वाटर सॉल्युबल बेस है NaOH, वाटर सॉल्युबल बेस पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये अल्कली क्लोरीन है, तो वाटर सॉल्युबल बेस को अल्कली बोलते हैं और क्लोरीन, इसीलिए क्लोर अल्कली प्रोसेस भी इसको बोला जाता है। अब कुछ फैक्ट्स क्या ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम लोग करवाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड है, कैथोड है। तो एनोड के पास क्लोरीन गैस, कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस। और NaOH किसके नज़दीक में बनता है? तो कैथोड के नज़दीक में बनता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके आगे में हम लोगों को क्या पढ़ना है इसमें? तो कुछ इसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हटा रहा हूँ मैं, आप छाप लेना। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है इसका, थोड़ा उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी हेडिंग क्या दे दोगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH का क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी में क्या बोला जाता है कि देखो, जो कैसा होता है, ये वाइट क्रिस्टल टाइप का होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिख देंगे कि इट इज़ ए वाइट क्रिस्टल होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या बोलेंगे कि चूँकि ये वाटर में सॉल्युबल होता है, तो दूसरा पॉइंट में हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। यानी इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। वाटर में भी सॉल्युबल होता है। और भी हम लोग अगला पॉइंट में वाटर में सॉल्युबल के लिए आप चाहो तो एग्जाम्पल तो पहले भी मैंने आपको रिएक्शन लिख करके रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट में हम लोग और क्या बोल सकते हैं इसमें कि इट न्यूट्रलाइजेज, इट किसको न्यूट्रलाइज करेगा? बेस है ये, तो किसको न्यूट्रलाइज करेगा? एसिड को। यानी इट न्यूट्रलाइजेज एसिड्स टू फॉर्म, क्या बना देगा? टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, ठीक है। यानी इसके लिए आप चाहो तो रिएक्शन लिख सकते हो। जैसे मान लेते हैं NaOH है, ठीक है। ये एसिड अगर इसमें हम लोग डालते हैं तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा, और न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या बना देगा? साल्ट बनाएगा NaCl प्लस वाटर, यानी H2O, ठीक है। और भी एक आध एग्जाम्पल चाहो तो लिख सकते हो, NaOH प्लस H2SO, और ये सब आप खुद से पूरा कर सकते हो, मैं छोड़ दे रहा हूँ आगे में, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगला इसका जो प्रॉपर्टीज़ में है वो क्या लिख सकते हैं कि देखो, जो क्रिस्टल होता है, यानी द क्रिस्टल्स
ऑफ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द क्रिस्टल्स है तो R लिख दो। द क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आज डेली क्वेश्चंट होता है, ठीक है, डेली क्वेश्चंट। अब समझो, अब ये समझो कि डेली क्वेश्चंट क्या होता है। तो देखो डेली क्वेश्चन का मतलब यह होता है कि यह एब्जॉर्ब करता है, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, ठीक है, यानी दैट इज़ करके मैं लिख दे रहा हूँ, दैट इज़ दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, यानी एयर से ये क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और इसके आगे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर बहुत लंबे समय तक इसको हम लोग NaOH को अगर हम लोग एयर में रख के छोड़ देंगे तब ये क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करने लगता है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है CO2 उसको ये एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, रिएक्शन के बेसिस पे, बिल्कुल, यानी आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, प्रोलॉन्ग्ड यानी लंबे समय तक, एक्सपोजर इन एयर क्या होता है, ये तो NaOH है और ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब NaOH और CO2 को एब्जॉर्ब करेगा तो ये किस चीज़ का फॉर्मेशन कर देगा, Na2CO3 का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, और प्लस H2O। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर NaOH को बहुत देर लंबे समय तक हम लोग हवा में छोड़ दें तो क्या होगा, तो फॉर्मेशन हो जाता है सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सॉलिड हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड एट द सरफेस, जिस भी सरफेस पे आप रखोगे वहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉलिड हाइड्रेटेड Na2CO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये था प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगला प्रॉपर्टी नंबर 5 का। तो देखो चूँकि ये बेस है तो बेस कैसा होता है, सोपी इन टच होता है, तो एक लाइन हम लोग वो भी ऐड कर सकते हैं कि ये कैसा होता है, सोपी टू टच होता है, ठीक है। और भी एक बात बोल सकते हैं अगला प्रॉपर्टी में क्या, देखो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, हम लोग क्या बोले थे कि वो कैसे नेचर का होता है, कोरोसिव नेचर, जला सकता है वो आपको, ठीक है, यानी आप अपने हाथ में अगर ले लोगे तो वो क्या करेगा, थोड़ी देर के बाद अगर पिघलना शुरू हो गया तो वो स्किन को अफेक्ट करेगा, यानी जला सकता है। हम लोग अगला एक लाइन में और भी क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ कॉरोसिव इन नेचर, इट इज़ कॉरोसिव इन नेचर। तो इतना इसका प्रॉपर्टी हो गया। ध्यान रखिएगा कौन कौन सा प्रॉपर्टी बोले, सबसे पहला वाइट क्रिस्टल होता है, दूसरा वाटर में सॉल्युबल होता है, तीसरा चूँकि बेस है तो एसिड के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फॉर्म करेगा क्या, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। फिर चौथा पॉइंट में क्या बोले कि जो क्रिस्टल होता है वो कैसा होता है, डेलिक्वेशेंट होता है, SCENT, सी छूट गया यहाँ पे, डेलिक्वेशेंट होता है। डेलिक्वेशेंट का मतलब क्या बोले कि ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को फ्रॉम एयर, और अगर इसको प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हवा में छोड़ दिया ऐसे ही तो क्या करेगा, CO2 को के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट में क्या बोले, सोपी टच का होता है और ये कॉरोसिव नेचर का होता है। तो इतना सारा इसका प्रॉपर्टीज हो गया। अब अगला में इसका कुछ यूजेज 2-4 हम लोग देख लेते हैं, यानी यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या क्या इसका यूज होता है, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे यूजेज बहुत सारा का पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यूजेस देख लेते हैं किसका, NaOH का, ठीक है। अब देखो NaOH का यूजेस क्या होता है, तो सबसे पहला इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। ये जब हम लोग सेकेंड लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो उसमें आपको बताएंगे सोप कैसे मैन्युफैक्चर होता है। तो पहला पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये सोप एंड डिटर्जेंट भी लिख सकते हो, सोप एंड डिटर्जेंट्स। तो सोप एंड डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चर में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड एज क्लिनजिंग एजेंट, यानी साफ़ करने के लिए भी इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। किस चीज़ को, तो फॉर मशीन्स एंड मेटल शीट्स भी बोल सकते हो, मेटल शीट्स, इसको साफ़ करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन
इट इज़ यूज्ड इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, 2-3 यूज़ आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं 4-5 लिख दे रहा हूँ ताकि आपको 1-2-3 कम से कम याद रह जाए। नेक्स्ट में क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट क्या होता है, या अगले चैप्टर में हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे। और होता है एल्यूमिनियम का, ठीक है, और ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये हो गया। नेक्स्ट और भी हम लोग क्या बोल सकते हैं 5वें पॉइंट में इसके कि लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, तो ये 4-5 इसका यूज हो गया, आपको ध्यान में रखना है कि NaOH का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगला यूजेज जो आपको पढ़ना है, हाइड्रोजन का पढ़ना है, क्लोरीन का पढ़ना है और HCl का पढ़ना है। यह तीनों का यूज भी आपको इसी में टॉपिक में डाल देता है कि H2 का यूज कहाँ है, Cl2 का यूज कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोग H2 की बात कर लेते हैं, फिर Cl2 की बात कर लेंगे, फिर HCl की बात कर लेंगे, जो दोनों से मिलकर के बना होगा HCl, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहला है क्लोरीन का यूज़। तो क्लोरीन का हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखो हाइड्रोजन का यूज़ सबसे पहले हम लोग कहाँ करते हैं, इन दी हाइड्रोजिनेशन ऑफ एडिबल ऑयल। 2-3 आपको ध्यान में रखना है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ क्या है, ये पूरा आप लोग अगले चैप्टर कार्बोनेटेड कंपाउंड में पढ़ाऊँगा, अभी से उस चैप्टर का विशेष डिस्कशन में नहीं लाना चाह रहा हूँ। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ एडिबल ऑयल, ठीक है, टू फॉर्म सॉलिड फैट्स जैसे होता नहीं है वो सब वनस्पति घी वगैरह, तो उन सभी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए कह सकते हो, फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग H2 का यूज यानी हाइड्रोजन का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ, किसका मैन्युफैक्चर में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मिथेनॉल के मैन्युफैक्चर में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। मिथेनॉल फार्मूला इसका क्या होता है, मिथेनॉल CH3OH, तो इसके मैन्युफैक्चर में भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और भी वाटर गैस का भी फॉर्मेशन में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, वाटर गैस। ठीक है, वाटर गैस क्या होता है ध्यान में रख सकते हो, CO+H2, इसको हम लोग वाटर गैस बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दिस इज नोन एज वाटर गैस। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। इट इज़ यूज इन, आप लोग पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया कहाँ यूज होता है, फॉर फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इसमें भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चौथा पॉइंट में इट इज़ यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल इन लिक्विफाइड फॉर्म। कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है कि रॉकेट फ्यूल में कौन सा गैस का यूज होता है, तो वो हाइड्रोजन का यूज होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इतनी सी 3-4 यूज मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन का। नेक्स्ट अगला हम लोग किस चीज़ का देख लेते हैं, क्लोरीन का देख लेते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, लगता है इसमें एक लेसन एक और भी लग जाएगा, दूसरा क्लोरीन का। ठीक है, एक लेक्चर और लग जाएगा क्योंकि लंबा जा रहा है लेक्चर। अब देखो क्लोरीन का हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो देखो सबसे पहला हम लोग जर्म्स को किल करने के लिए, किल जर्म्स, ठीक है, वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि और इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो इट इज़ यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, यानी ड्रिंकिंग वाटर के ट्रीटमेंट के लिए भी इसका आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि कैसे पॉन्ड से निकल करके आपके घर तक पहुंच जाता है, बीच में क्लोरीनेशन एक प्रोसेस होता था, आपको ध्यान में है तो, यानी क्लोरीनेशन यानी वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, यानी फॉर वाटर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरे पॉइंट में इट इज़ यूज्ड
आगे में लिख लीजिएगा, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस चीज़ के मैन्युफैक्चर में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे कि जिसको यूज़ करते हैं किसके फॉर्म में, यूज्ड एज सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और भी कहाँ हम लोग कर सकते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, यानी यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये भी ध्यान में रख सकते हो आप। ठीक है, और भी कहाँ कर सकते हैं, तो क्लोरोफॉर्म, जिसको सुंघाने के बाद बेहोश हो जाता है आदमी, वहाँ पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, एनेस्थेसिया वगैरह देने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन में, और क्लोरोफॉर्म एनेस्थेसिया यानी बेहोश करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट छठा पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 6 पॉइंट में हम लोग यह बोल सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यानी इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर और किसके मैन्युफैक्चर में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी मैन्युफैक्चर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ या इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाने में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये हो गया किसके लिए, क्लोरीन के लिए। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है, 4-5 आपको ध्यान में रखना है, 2-3 ध्यान में रखोगे काफ़ी है, लेकिन पढ़ लोगे सभी को, कि किसका कब कहाँ से क्वेश्चन उठा करके दे देगा पता नहीं, इसीलिए मैं सारे पॉइंट्स को आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं फांकी नहीं मार रहा हूँ, तो आपको भी पूरा वीडियो देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने नहीं देखा हुआ है तो पहले आप इसको देख लीजिए। मैं पूरा कोर्स आपको करा रहा हूँ, थोड़ा सा भी 1 नंबर भी आपका छूटने नहीं दूंगा एग्जाम में, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला देख लेते हैं यूज़ किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, तो देखो सबसे पहला हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड आगे में लिख लीजिएगा, इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग स्टील को क्लीन करने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग और क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ इतना आप लोग खुद से लिखिएगा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये अमोनियम क्लोराइड कहाँ यूज होता है, तो विच इज़ यूज्ड इन ड्राई सेल्स, जो ड्राई सेल में यूज होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिन्स भी बोल सकते हो, एंड मेडिसिन्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट 4th पॉइंट में क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल में इसका यूज होता है, और बोल सकते हैं डाइंग में इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड डाइंग एंड टैनिंग इंडस्ट्रीज वगैरह में इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट और भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक्स। इसके प्लास्टिक्स बनाने में भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया इतना किसके लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए। तो इस तरह से आपका टॉपिक ये समाप्त होता है, कौन सा, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पूरा ये ख़त्म हो गया। अब दूसरा हम लोग लेकर के चलेंगे, कौन सा है, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो हेडिंग दे दीजिए। तो अगला हम लोग बेकिंग सोडा देख रहे हैं। देखो केमिकल नेम केमिकल फार्मूला NaHCO3 होता है। नाम क्या हो जाएगा केमिकल, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कॉमन नेम बेकिंग सोडा होता है। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, देखो प्रिपरेशन के लिए क्या बोला गया कि इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम किसके द्वारा होता है, NaCl के द्वारा भी इसमें, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं NaCl का, तो NaCl तो रहेगा ही, यानी इससे पास करवा देते हैं क्या, CO2 गैस को थ्रू ए कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी NaCl विथ अमोनिया, NaCl के सॉल्यूशन, कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ NaCl सैचुरेटेड, NaCl जो होता है वो सैचुरेटेड किसके साथ होता है, अमोनिया के साथ। ठीक है, और किस चीज़ से पास करवा देते हैं हम लोग, CO2 गैस, यानी सिंपली आपको बोलना यह चाह रहा है ये कि ये NaCl है। ठीक है, और इसका एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो
कोल्ड सॉल्यूशन या एक्वा सॉल्यूशन बोल रहा है तो NaCl प्लस और कौन हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ठीक है, और किसका है योगदान यहाँ पे, तो CO2 का। और किसका योगदान है यहाँ पे, तो NH3 यानी अमोनिया का। ठीक है, यानी सिंपली यह बोल रहा है कि अगर इतना आप करते हो, ये तो हो गया क्या, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको भी अगर मिला देते हो तो सैचुरेटेड विथ किसके साथ हो गया, अमोनिया के साथ। ठीक है, अब इस पूरे को हम लोग पास करवा देते हैं कौन से गैस के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अगर हम लोग इसको पास करवा देते हैं तब क्या बोल रहा है कि तब फॉर्मेशन होता है बेकिंग सोडा का। यानी यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, NaHCO3 का, प्लस इसके साथ और भी एक चीज़ का फॉर्मेशन होता है, किस चीज़ का, NH4Cl का, यानी अमोनियम क्लोराइड का। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या और भी लिख सकते हैं, अब देखो जो बेकिंग सोडा होता है उसका जो घुलने का क्षमता होता है वो कम होता है, यानी सॉलिबिलिटी कह सकते हैं इसका लो होता है, और सॉलिबिलिटी लो होने की वजह से ज़्यादा घुलता नहीं है, इसीलिए ये वाइट क्रिस्टल के फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाता है। यानी क्या बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ इट्स लो सॉलिबिलिटी, बिकॉज ऑफ इट्स लो solubility, because of its low solubility it separates out as white crystal, यानी वाइट क्रिस्टल के फॉर्म में क्या हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है क्या कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन को या कोल्ड सॉल्यूशन को जो सैचुरेट रहेगा किसके साथ, अमोनिया के साथ, उसको हम लोग पास किससे करवा देंगे, CO2 गैस से पास करवाएंगे। तब किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है, प्लस साथ में और कौन रहता है, तो अमोनियम क्लोराइड रहता है। ठीक है, अब चूँकि हम लोग बेकिंग सोडा पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसका भी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी उसका होता है। ठीक है, तो इसको आप छाप लीजिए, इतना को वीडियो को पॉज करके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो नेक्स्ट में हम लोग हेडिंग दे देंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेकिंग सोडा। देखो इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ हेडिंग दे देना आप, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेकिंग सोडा। सबसे पहला प्रॉपर्टी अभी बताया था कैसा क्रिस्टल होता है, वाइट। तो फर्स्ट वन में तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया इसका। दूसरा प्रॉपर्टी में हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो जो इसका सेकंड प्रॉपर्टी होता है ये सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, लो सॉल्युबिलिटी होता है लेकिन सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, अब देखो NaHCO3 है। ठीक है, यानी सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका सॉल्युबिलिटी लो होता है, और दूसरे पॉइंट में हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं इसका कि एंड इट्स एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो अल्कलीन नेचर का होता है, एंड इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कैसे नेचर का होता है, अल्कलीन इन नेचर। अल्कलीन नेचर है इसका, पता कैसे चलेगा, तो pH की वैल्यू क्या होगा, इसका pH ग्रेटर दैन 7 होगा। ठीक है, और चूँकि ये बेसिक का नेचर हो गया, 7 से ज़्यादा मतलब बेसिक नेचर का हो गया, बेसिक नेचर का हो गया तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि ये इट इज़ यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड, इट इज़ यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड। हालांकि इसको यूज में लिखना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, अब लिख दिए तो लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देखो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वीक होता है, यानी कह सकते हैं कि इट इज़ माइल्ड नॉन कॉरोसिव बेस। नॉन यानी ये ज़्यादा खतरा आपको ऐसा नहीं है कि जला देगा, बिल्कुल। इट इज़ माइल्ड होता है यानी हल्का प्रभाव का होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पाँचवा पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे इसका, एक्शन ऑफ हीट, यानी इसमें पे अगर आप हीट देते हो तब ये क्या होगा उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखो जैसे ही हम लोग इसमें हीट देते हैं, NaHCO3 है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर दे रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग इसको हीट करते हैं तो क्या देखा गया कि फॉर्मेशन हो जाता है किस चीज़ का,
हीट दोगे तो वाटर का वाला जो कंपोनेंट्स है वो गायब हो जाएगा और बच जाएगा सिर्फ क्या Na2CO3 और प्लस CO2 और प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, हीट जैसे ही देते हैं तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, एक CO2 का भी फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसका हम लोग यूज आगे में देखेंगे कि क्या होता है जब यूजेज पढ़ेंगे इसका हम लोग। तो ये इसका 5 प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, अब हम लोग यूजेज देखते हैं कि यूजेज में क्या क्या है, फिर इसके बेसिस पे हम लोग 4-5 क्वेश्चन देख लेंगे कि इस पर क्वेश्चन आखिर कैसे पूछता है। बस इतना आप लोग ध्यान में रखना है कि वाइट क्रिस्टलाइन होता है, सॉल्युबल होता है पानी में। ठीक है, और पानी में सॉल्युबल होता है, और जो इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है वो कैसे नेचर का होता है, अल्कलीन यानी pH 7 से ज़्यादा होगा, न्यूट्रलाइज करेगा एसिड को, और ये माइल्ड होता है यानी ज़्यादा कॉरोसिव जलाए उलाएगा नहीं है। और हीट का एक्शन क्या होता है इस पर, तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हो गया इसका प्रॉपर्टीज़ में। अब नेक्स्ट इसका यूजेस की बात कर लेते हैं हम लोग, इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग। तो देखो यूजेस में मैं शॉर्ट में लिखूँगा, फिर हम लोग इसके सीधे चले आएंगे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन इससे कैसा कैसा बन सकता है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यूजेज में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला कि इट इज़ यूज्ड एज एंट एसिड। ठीक है, अभी देखे थे कि एंट एसिड को हम लोग एंट एसिड की तरह, क्योंकि ये बेस है तो बेस है तो एंट एसिड की तरह यूज़ करेंगे। तो लिख दो ज़्यादा है तो टू क्यूर एसिडिटी, यानी एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम है तब हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड्स बोल सकते हो, रोटियां वगैरह, जो पाव रोटी वगैरह होता है देखते होगे फुला फुला रहता है, क्यों होता है अभी सब समझेंगे हम लोग। या केक्स वगैरह होता है तो वहाँ पे भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा यूज हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग सोडा से हम लोग क्या बना सकते हैं, उसका पाउडर बना सकते हैं। बेकिंग पाउडर कैसे होगा सब हम लोग आगे में अभी देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन एक्सटिंग्विशिंग फायर। ठीक है, तो ये इसका 4 यूजेज आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, सब पे क्वेश्चन आ जाएगा, टेंशन मत लो किसका कैसे कैसे क्या हो रहा है, आप इतना बस लिख लो। मैं क्वेश्चन जब अभी तुरंत करा रहा हूँ। अब देखो कैसा कैसा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, तो पहला क्वेश्चन यह बन सकता है इसमें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। ठीक है, अभी हम देखे थे बेकिंग सोडा आया था, दूसरा बेकिंग पाउडर आया था, तो क्या डिफरेंस होता है। यानी पहला क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा BS लिख रहा हूँ शॉर्ट में। बेकिंग सोडा तो सिंपली आपने अभी पढ़ लिया क्या होता है, NaHCO3 होता है। ठीक है, लेकिन जो बेकिंग पाउडर होता है वो कैसे फॉर्मेशन होता है, तो बेकिंग पाउडर के लिए कहा जाता है कि NaHCO3 में जब हम लोग किस चीज़ को ऐड कर देते हैं, कुछ एडिबल एसिड को यूज कर देते हैं, जैसे टार्टरिक एसिड वगैरह हम लोग पढ़े थे, उसका हम लोग वह हम लोग इसमें अगर मिला देते हैं तब वो क्या बनता है, बेकिंग पाउडर। यानी इसके साथ बेकिंग सोडा सिर्फ NaHCO3 हुआ, लेकिन बेकिंग पाउडर क्या होता है, NaHCO3 के साथ साथ और क्या होता है, सम एडिबल एसिड। जैसे एग्जांपल में लिख सकते हो टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कि भाई बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एन एंट एसिड, यानी भाई बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एन एंट एसिड। इसको एंट एसिड की तरह हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका कारण आपको पहले ही पता चल गया था क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अल्कलीन नेचर का होता है। तो अल्कलीन नेचर का होने की वजह से ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिक इफेक्ट को। इसीलिए हम लोग यानी सिंपली लिख सकते हैं ड्यू टू इट्स अल्कलीन नेचर इट न्यूट्रलाइजेज द
एसिडिक इफेक्ट। ठीक है, बस इतना हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे यह बन सकता है कि वाई बेकिंग पाउडर इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड्स। अभी यूजेस में हम लोग देखे थे, तो वाई बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, ध्यान रखना। अभी लिखे थे यूजेस में हम लोग पीछे। वाई बेकिंग पाउडर, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि वाई बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड या केक, नॉट बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। तो वाई बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड हो गया या केक हो गया, नॉट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का हम लोग यूज़ क्यों नहीं करते हैं। तो देखो, बेकिंग सोडा क्या होता है, वह कह सकते हो कि अगर बेकिंग सोडा का हम लोग यूज़ कर देते हैं तब क्या होता है, जो केक या ब्रेड बनता है वो बीटर टेस्ट का हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बेस है, और बेस कैसे टेस्ट का होता है, बेसेज और कैसा, क्या बताए थे आपको कि हल्का तीखा टेस्ट का होता है। ठीक है, बीटर टेस्ट का होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर इसको हम लोग यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा को, तो जो आपका ब्रेड या केक बनेगा वो बीटर टेस्ट का हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग बेकिंग पाउडर का यूज़ करेंगे तो उस टेस्ट को हम लोग ख़त्म कर दिए हैं, क्या मिला करके, एडिबल एसिड को मिला करके उसको ख़त्म कर दिए हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर बेकिंग पाउडर, इसको आप खुद से लिखिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ बस कि बेकिंग पाउडर को क्यों यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा को क्यों नहीं। तो अगर बेकिंग सोडा को हम लोग यूज़ करेंगे देन द टेस्ट ऑफ केक और ब्रेड बिकम्स बीटर। ठीक है, बट इफ़ बेकिंग पाउडर इज़ यूज्ड then taste will end या taste will vanish due to presence of, किसकी वजह से, एसिड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड की वजह से। ठीक है, क्या बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब एक और भी क्वेश्चन इसमें और भी डाल सकता है क्या, कि वो फ्लफ़ी बन जाता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर डालने से क्या होता है, वो फ्लफ़ी मतलब फूला हुआ बन जाता है, पुआ वगैरह जैसे बनता है। तो उसमें देखना मम्मी वगैरह आपकी बनाएगी तो उसमें कुछ ना कुछ बेकिंग पाउडर डालती है। ठीक है, तो देखो वो क्यों होता है, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि वहाँ से CO2 गैस का एवोल्यूशन होता है। ठीक है, CO2 गैस, अभी Na2CO3 प्लस देखे थे ना पीछे वाला रिएक्शन में, CO2 गैस 2-3 बार बोले थे कि CO2 गैस का एवोल्यूशन हो रहा है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, जब हीट करते हैं तब, याद आ रहा है कुछ, एक्शन ऑफ हीट में पढ़े थे कि CO2 गैस का एवोल्यूशन होता है। तो देखो जो CO2 गैस का एवोल्यूशन होता है वो क्या होता है, जो वेट आपका पुआ का, जो मान लेते हैं ये आटा है, उसको जैसे ही हम लोग आग में, तेल में या घी में डालते हैं तब क्या होता है कि जो वेट वहाँ पे रहता है, वेट उसमें CO2 गैस फंस जाता है जा कर के। ठीक है, और फंसने की वजह से वहाँ पे बुलबुला निकलता है, बबल्स कम आउट। ठीक है, और बबल्स निकलने की वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो केक होता है वो फ्लफ़ी होता है, या कह सकते हो बड़ा साइज़ का हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर नहीं लिख रहा हूँ, फ्लफ़ी क्यों हो जाता है उसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ। क्या बोला गया कि द CO2 गैस, दिख रहा है आपको लिखा हुआ अच्छे से, the CO2 gas produced gets trapped in the wet, क्या उसको बोल सकते हैं, सब्सटेंस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पुआ जो भी बन रहा है। ठीक है, एंड हेंस बबल कम्स आउट, यहाँ से क्या निकलता है, बुलबुला, बबल्स कम आउट, बबल्स कम्स आउट, और बबल आने की वजह से क्या होता है, मेकिंग ब्रेड, या जो भी है ब्रेड कैसा बन जाता है, फ्लफ़ी, FLUFFY, फ्लफ़ी या लार्ज इन साइज। ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला एक और भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कैसे ये फायर एक्सटिंग्विश करने में हम लोग इसका यूज भी करते हैं। तो किस तरह से इसका फायर एक्सटिंग्विशिंग में यूज होता है, अभी पीछे देखे थे, तो उसका पूरा प्रोसेस हम लोग समझ लेते हैं कि हाउ इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो अगला क्वेश्चन में पूछ देता है सब क्वेश्चन, इसीलिए मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ही बना दिया हूँ। तो एक्सप्लेन क्या करना है कि हाउ बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन एक्सटिंग्विशिंग
फायर। तो देखो फायर को बुझाने में, आग को बुझाने में इसका यूज किस तरह से होता है, तो आप लोग देखते होंगे अपने स्कूल वगैरह में, ठीक है, कि इस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ होता है, ठीक है, ध्यान आ रहा है, आपके स्कूल वगैरह में ये सब रहता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर में क्या होता है वो वाला सीन समझो। तो इसके अंदर में होता है, सिंपली हम लोग कह सकते हैं यह कि NaHCO3 क्या होता है, यहाँ पे NaHCO3 होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऊपर में क्या रहता है, एक बॉक्स में इस तरह से कह सकते हो कि रहता है इसमें H2SO4, क्या रहता है, H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो जैसे ही आग लगता है तो क्या किया जाता है, इस ऊपर से नोज़ल को प्रेस करना होता है या दबाना होता है उसको। तो जैसे ही हम लोग प्रेस करते हैं तब क्या देखते हैं कि इसका जो ये वाला पार्ट है ये क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, ठीक है। और टूटने के बाद जैसे ही ये टिल्ट करते हैं हम लोग, तो टिल्ट होगा तो इसमें से जो भी H2SO4 है वो किसके साथ आकर के मिल जाएगा, NaHCO3 जो नीचे में है उसके साथ मिल जाएगा, ये डाइल्यूट फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखो इसके साथ जैसे ही ये मिल जाएगा तो मिलने के बाद देखो क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, NaHCO3 है और प्लस H2SO, ये डाइल्यूट फॉर्म में होता है, प्लस H2SO4 है। अब NaHCO3 प्लस H2SO4 यहाँ से कौन से गैस का एवोल्यूशन होगा, तो CO2 गैस से आपको क्या लग रहा है कि किस चीज़ का एवोल्यूशन यहाँ पे होने जा रहा है, तो यहाँ पे एवोल्यूशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ये रिएक्शन वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है। एक प्रोडक्ट में रहेगा क्या, एक प्रोडक्ट साइड में एक क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एवोल्यूशन होता है। अब हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, पहले एक्सरसाइज से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन गैस क्या करता है, आग लगाने का काम करता है, यानी वो जलता है। ऑक्सीजन क्या करता है, आग जो जल रहा है उसको बढ़ाने का काम करता है रेट को, और CO2 क्या करता है, आग को बुझाने का काम करता है, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि CO2 गैस यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे ही इस नोजल से निकलता है CO2 गैस, जहाँ भी आग लग रहा है वहाँ पे इसको क्या डालोगे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आग लग रहा है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आग लग रहा है, तो जैसे ही इसको हम लोग यहाँ पे ला करके पूर करते हैं तो ये ऊपर में एक लेयर बना देता है ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, समझना अच्छे तरीके से। क्या किया, ऐसे इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का ये लेयर बना देता है। अब लेयर बनाने की वजह से क्या करेगा, ऑक्सीजन से इसका कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा। जलता कब है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेकिन जब ये लेयर बना दिया तो अंदर में जब तक ऑक्सीजन जो भी इसके अंदर में रह गया उतना तक ये जलेगा। उसके बाद ये क्या होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई चूँकि ख़त्म हो गया है, इसी वजह से फायर क्या हो जाएगा, जलना बंद हो जाएगा, ठीक है, और आग बुझ जाएगा। तो ये इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह में। क्या क्या बोले, तो सबसे पहले एक जो इस तरह से है उसके नीचे में क्या होता है, NaHCO3 होता है, और यहाँ पे एक बॉक्स होता है, छोटा सा डब्बा होता है कह सकते हो, और उस डब्बे में क्या रहता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, जिसमें एक नॉब लगा हुआ होता है। जैसे ही हम लोग उसको प्रेस करते हैं, ऊपर में नोजल देखना लिखा हुआ उस पर रहेगा कि प्रेस दी नोजल, ठीक है। तो नोजल को जैसे ही प्रेस करोगे सिंपली आकर के इसका जो कवच है कह सकते हो वो टूट जाता है, और कवच टूट गया उसके बाद जैसे ही ये ऐसे से ऐसे हुआ, टिल्ट हुआ, ऐसे में टिल्ट हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन नोजल को प्रेस करके जब इसको टिल्ट करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें गिर जाएगा, और HCl दोनों जब मिलेगा तो कौन से गैस का फॉर्मेशन होता है, CO2 गैस का एवोल्यूशन होता है, फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। अब जैसे ही जहाँ भी आग लग रहा है वहाँ पे ले जा करके इसको हम लोग ऐसे करते हैं तो ऊपर में एक लेयर बना देगा। इस लेयर बनने की वजह से ऑक्सीजन से सप्लाई इसका ख़त्म हो जाएगा, और ऑक्सीजन से सप्लाई ख़त्म हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि आग बुझ जाता है, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया आपका बेकिंग सोडा। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा, और जो भी 3 बचा हुआ है उसके बारे में हम लोग ख़त्म करें, कोशिश करें कि अगले क्लास में आपका ये लेसन ख़त्म हो जाए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।